जल्दबाजी नहीं, सीधे टॉपिक पे फोकस करो। बेटा कहां तक क्वेश्चन हो गया था? सी करना है ना 44। ए सुनो ध्यान से इधर, चलो सब लोग नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, स्टार्ट द शो। चलो 44 क्वेश्चन नंबर है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस विच फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 3। ठीक है, नहीं हुआ था ये। बच्चों देखो डेटा नोट करते चला करो। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है कि इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है, इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है, उसका मैग्निफिकेशन कितना है 3। फिर इसका ऊपर देखो डेटा, डेटा लिखो, डेटा डेटा। क्वेश्चन नंबर नोट कर लियो ना, क्वेश्चन नंबर है 44, ईयर है 2023। क्वेश्चन नंबर 44 ईयर है 2023। ये जिसके पास भी नहीं होगा मैं ग्रुप में भेज दूंगा ताकि टैली कर लो तुम। बेटा इरेक्ट इमेज बन रहा है, मैग्निफिकेशन इज 3, तो डेटा नोट करो, इरेक्ट इमेज मैग्निफिकेशन 3 एंड पावर इज 5D, पावर इज 5D। तो बच्चों कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो बेटा आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, यानी आपको u और v निकालना है। क्या निकालना है आप लोग को? u और v। तो डेटा डेटा देखो, सब चीज एग्जाम में जब बैठो ना, तो बेटा जब कभी भी आप एग्जाम में बैठो तो डेटा लिखने का ट्राई करो, जैसे कुछ भी ना कर सको तो। बेटा मैग्निफिकेशन साइन के सिंबल के साथ, मैग्निफिकेशन कितना दिया है 3। अब देखो बेटा वो +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि इमेज कैसा है, इरेक्ट है। तो जितने लोग को अभी तक नहीं पता है वो इतना बात याद रखें बेटा, अगर मैग्निफिकेशन माइनस में होता है तो इमेज होता है रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं पता है नोट कर लेंगे, इमेज होता है रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन प्लस में होता है तो इमेज होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बेटा ये समझ में आया आपको कैसा होता है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट? तो बेटा अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसने, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इमेज कैसा है, इरेक्ट है। तो बेटा इरेक्ट है मतलब मेरा मैग्निफिकेशन +3 है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा, ए 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज इज टेकन ऑन स्क्रीन, 3 गुना इमेज स्क्रीन पे लिया जा रहा है। तो स्क्रीन पे केवल रियल लिया जा सकता है, स्क्रीन पे कौन सा इमेज लिया जा सकता है, रियल। तो उस समय आप मैग्निफिकेशन क्या लिखते हैं, -3। याद रखना ये बात, स्क्रीन बोल दे, टेकन ऑन स्क्रीन बोल दे, रियल बोलेगा तो समझी जाओगे डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन कभी कभी रियल ना बोल के बोलता है कि टेकन ऑन स्क्रीन, तो बच्चों उस समय -3। तो बेटा मैग्निफिकेशन हो गया। दूसरा इसने क्या दिया, डेटा लिखो पहले। बेटा पावर 5D दिया है, 5D दिया है। और बेटा देखो अगर इसने पावर के बाद ये नहीं बोला कि +5D है कि -5D, बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो बेटा f जो होता है कॉन्वेक्स का प्लस होता है, कॉन्वेक्स का क्या होता है, पॉजिटिव। f जो होता है बेटा कॉनकेव का क्या होता है, नेगेटिव। ये नहीं पता है तो भी याद रखेंगे, f कॉनकेव का क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो बेटा अगर पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसने नहीं बताया है, तो देखो बेटा कैसे आपको पता चलेगा, देखो सब चीज कनेक्टेड है। मिरर में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिरर में बेटा वर्चुअल इरेक्ट दोनों दोनों मिरर इमेज बनाते हैं। कौन कौन बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है और कॉन्वेक्स भी। लेकिन बेटा कॉनकेव का जो वर्चुअल होता है वो इनलार्ज होता है, लास्ट वाले केस में जब पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है। और कॉन्वेक्स का वर्चुअल हमेशा क्या होता है, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड होता है। कॉन्वेक्स का वर्चुअल हमेशा डिमिनिस्ड होता है, और कॉन्वेक्स का कॉनकेव का वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इनलार्ज। तो देखो बेटा यहाँ पे m की वैल्यू +3 है, तो वैल्यू से क्या पता चलता है बेटा, वैल्यू से अगर +3 वैल्यू है तो इसका मतलब ये इनलार्ज है। अगर वैल्यू 1 से कम होती तो इसका मतलब क्या है, ये डिमिनिश्ड होता। ठीक है ना, ये भी मैं बता चुका हूं, अगर तुम लोग को याद हो तो मिरर वाला। हाँ, नहीं लेंस में नहीं, लेंस में भी वैल्यू होता है। बेटा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव, इसका मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव मतलब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब मैग्निफिकेशन के वैल्यू की बात कर रहा हूं, साइन की बात कर चुका ऊपर, अब किसकी बात कर रहा हूं, वैल्यू की। वैल्यू अगर 3 है तो मतलब इमेज इन लार्ज है। अगर वैल्यू होता 3 का मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 है। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है बेटा तो ये इनलार्ज इमेज बनता है, इनलार्ज इमेज बनता है। अगर m की वैल्यू 1 होता है तो बेटा सेम साइज का इमेज बनता है, सेम साइज का इमेज बनता है। अगर m का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होता है तो डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो अभी हमारे पास कौन सा केस है,
जिसको फिर से नहीं पता होगा नोट कर लेना कि अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा है, साइन को छोड़ के बात कर रहा हूं, साइन की बात पहले ही कर लिया मैं, नोट कर लो अगर नहीं पता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। अभी आज एक बच्चे को आज मैं डाउट बता रहा था, तो बोलते 2024 का क्वेश्चन बता रहा था, तो क्वेश्चन देख देख के कह रहा था, मैंने जब बता दे रहा था उसको, उसको समझ में आ जा रहा था, तो बोलता सर ये क्वेश्चन तो आसान है। उस क्वेश्चन वो देख के अपने से भी सॉल्व कर दे रहा 2024 के। बोला सर क्वेश्चन तो आसान है, फिर ये क्यों कहते थे कि 2024 का पेपर डिफिकल्ट है। ठीक है ना, तो उसने बताया कि हमारे सीनियर भी जिस स्कूल में मैं था वो बोलते थे पेपर आसान होता, फिजिक्स तो आसान होती, फिजिक्स तो आसान होती, केमिस्ट्री डिफिकल्ट, फिजिक्स तो आसान होता। अब उसका क्या हुआ, 2024 का पेपर हुआ, सब फेल हो गए, सारे सीनियर फेल हो गए। लेकिन पेपर बहुत हार्ड नहीं था, मतलब देखो हार्ड पेपर मानने का मतलब कि 90% लाना डिफिकल्ट होता है, आसान पेपर मतलब 90% लाना आसान होता है। अगर सीबीएसई का पेपर हार्ड भी बना है तो 80% क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, ये फंडा है सीबीएसई का, तो टेंशन ही नहीं लेना। अब जिसको ये नहीं पता है लिख लेगा, टाइम पास नहीं करेगा, गधा कहेगा। अगर ये नहीं बताया ना तो m की वैल्यू नेगेटिव तो रियल और इन्वर्टेड, m की वैल्यू पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1, वैल्यू, पहले साइन की बात किया, वैल्यू पूरा 100% फोकस देके समझो बेटा। अब यही चीज तुम्हें घर पे बैठ के फोकस देना पड़ेगा, यहां फोकस देके समझ लो। m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनलार्ज, m की वैल्यू 1 है तो सेम साइज, m की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो डिमिनिश। ये याद रखो। पावर बेटा, पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, f को मीटर में रखते हैं। अगर कॉन्केव है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर कॉन्वेक्स, कॉन्केव है, सॉरी कॉन्वेक्स है, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर पॉजिटिव आएगा। कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो उसका पावर भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखो बेटा यहां मुझे कैसे पता था कि पॉजिटिव पावर आएगा, तो बेटा मैग्निफिकेशन +3 केवल और केवल कॉन्वेक्स बना सकता है। कॉन्वेक्स क्यों बना सकता है, जो काम मिरर करता है वो काम लेंस करता है। तो बेटा मिरर में ही बताया था कि नहीं, किसने बताया था, ये सब याद नहीं है, बताया नहीं था, मिरर बताया नहीं था। 8 केसेस बताए थे ना मिरर के, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लेंस बताया था ना, तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखो। ये क्लियर है ना, देख लो ये क्लियर है, ये बात याद रखो। अभी तो बेटा अभी जो हमारा पावर होगा वो +3 होगा, क्योंकि बेटा इमेज कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज। वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज केवल कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज कौन बना सकता है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखो पहले तो इतना डेटा हो गया, अब हमें निकालना क्या है वो लिख लिया करो। देखो पेपर करने का तरीका बता रहा हूं, सब लिख लिया करो यूनिट के साथ। अब हमें निकालना क्या है, उस पर क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ दिया करो। अब तुम यहां से दिमाग लगाओ। सबसे पहले क्या लिखा है, मैग्निफिकेशन। तुम सोचो तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, तो मेरे पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक है HI/HO के टर्म में, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेंस होता तो V/U, मिरर होता तो -V/U, लेंस होता तो V/U। एक ये फॉर्मूला है, तो बेटा मैं ये लिख सकता हूं 3 = V/U। तो यहां से V कितना आ जाएगा बेटा, 3U के इक्वल। V कितना आ जाएगा, 3U के इक्वल। अब देखो क्या बोल रहा है, अब बेटा देखो V 3U के इक्वल आ गया, मुझे U और V निकालना है, तो मुझे देखो एक और वेरिएबल, एक और इक्वेशन चाहिए। एक और इक्वेशन क्यों चाहिए, क्योंकि बेटा V और U दो अननोन है, दो अननोन तो मैथ कहता है दो इक्वेशन, एक अननोन रहता है तो एक इक्वेशन, तीन अननोन रहते हैं तो तीन इक्वेशन। तो बेटा देखो मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाऊं, पहले F निकालना पड़ेगा। तो बेटा F का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो F = 1/P। तो बेटा P की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो बेटा ये जो आंसर आया वो किसमें आया, मीटर में आया है। किसमें आंसर आएगा, ये मीटर में। बेटा ये आंसर आएगा 0.2, इसको सॉल्व करोगे मीटर। बेटा सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना हो गया बेटा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में रखना, मीटर में रख के भी कर सकते हो, बाद में जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। अगर मान लो ऐसा कर दिया है 20 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा ये वाला इक्वेशन लगा, 1/V, आगे प्लस माइनस, माइनस, लेंस है तो माइनस, मिरर है तो प्लस, = 1/f। बेटा = 1/f। अब इसको सॉल्व कर दो,
इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो v की जगह क्या लिख सकते हो 3u, तो 1/3u माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/20। अब इसी को सॉल्व कर दो बेटा, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 3u, तो बेटा यहां आएगा 1, यहां आएगा -3 इज इक्वल्स टू 1/20। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3u इज इक्वल्स टू -40। देख लो सही, तो सही कर रहा हूं ना, 3 इक्वल टू -40, तो बेटा u की वैल्यू कितनी आएगी -40/3। देखो बेटा u माइनस में आना ही चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा जाता है, लेफ्ट में, तो u कितना आ गया -40/3। और बेटा v कितना आएगा, तो पहले इक्वेशन में पुट कर दो, v इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू -40/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बेटा -40। तो ये सब आंसर आ गया। ठीक है ना, यही पूछा था हमसे 2023 में। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा, जहां बच्चों m दिया होगा और v और u पूछेगा, m दिया होगा, f दिया होगा और v और u पूछेगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, इसको याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे पूरा कंसंट्रेशन इधर रखो। समझ गए ना तुम लोग समझ गए ना? तुम तो नहीं समझे, ये पुरानी बात है वो। लेकिन समझने वाले समझ गए हैं। हाँ, ये मुंह में ऐसे पेन लेके एक बार क्या हुआ कि ये मुंह में ऐसे पेन लेके खाते रह रहा था, तो अभी भी जैसे मुंह में देखो पेन लेके ऐसे वो चबा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे मुंह में लेके वो चबा रहा है, तो मैंने कहा कि वो जो बच्चों वाला आता है ना जिसमें हनी भरा होता है, वो मैं रोज तुम्हें ले आके दिया करूंगा, लेक्चर स्टार्ट होते ही मुंह में डाल लेना, पेन डालने की जरूरत ही नहीं होगा, हनी का टेस्ट भी आता रहेगा, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। नाम तो नहीं लिया है ना तुम्हारा, देखो ये मैंने इस बात का ध्यान रखा कि तुम्हारा नाम न जाए। आ? बस वही समझ पाएंगे जो यहाँ पे है, बाकी इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि नाम तो नहीं लिया ना। अब देखो फिर तुम कर रहे हो वही काम, हो गया u इक्वल टू माइनस, बच्चों डन। ए कार्तिक गधा कहीं का। 2023 बच्चों, 2023, फोकस फोकस फोकस। 2023 बच्चों फोकस, 2023 देखो, 2023 बच्चों, 2023 अगर प्रिज्म आ गया ना, अगर प्रिज्म आ गया तो प्रिज्म का डेरिवेशन पूरा कराऊंगा। कहाँ कहाँ है आप बताओ, कहाँ 2023? 23 खोजो, 23। अरे तो प्रिज्म अच्छा प्रिज्म है ना, चलो ठीक है, अब प्रिज्म करेंगे हम लोग। पहला पहला इसका, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, मेंशन वन यूज ऑफ ए लाइट पाइप। तो सबसे पहले आप लोग टीआईआर पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग कुछ पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हेडिंग जल्दी से समझाता हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों दोबारा करा रहा हूं ऐसा समझ के कि जिसको भी नहीं आता होगा आ जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक है रिफ्रैक्शन का। टोटल इंटरनल, अरे मैं रे ऑप्टिक्स वेव मैं करा रहा हूं इसलिए पूरा कर लो, रे वेव मैं करा रहा हूं, जो जो क्वेश्चन आते जाएगा उसका थियरी मैं बताते चलूंगा बेटा, जो क्वेश्चन आएगा उसका थियरी बता दूंगा। देखो इधर बच्चों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो क्रिटिकल एंगल का। अच्छा ये क्या होता है बच्चों, अभी बता देंगे, इधर समझो। ए कार्तिक फोकस, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो क्रिटिकल एंगल का। ठीक है बेटा, क्रिटिकल एंगल का, तो इधर ध्यान दो बेटा, जैसे डेंसर मीडियम है, इधर ध्यान दो बच्चों, ये डेंसर मीडियम है,
ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से लाइट जा रही है रेयरर मीडियम में, ठीक है बेटा। तो लाइट इस तरीके से जा रही है रेयरर मीडियम में। तो आपको पता है बेटा डेंसर से जब रेयरर में जाती है तो लाइट नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, ठीक है ना। तो बेटा लाइट नॉर्मल से अवे बेंड होगी तो ऐसे जाएगी, जाएगी। तो बेटा ये वाले एंगल से बड़ा हमेशा ये वाला एंगल होगा। अब मैं एंगल बढ़ाते जाऊं बेटा, थोड़ा और एंगल बढ़ाऊं तो ये और ऐसे हो जाएगी, समझ में आ रहा है बेटा। थोड़ा और एंगल बढ़ाऊं तो ये और ऐसे हो जाएगी। लेकिन बेटा एक एंगल ऐसा मैं कर दूं जिसपे लाइट ठीक इसी के ऊपर जाने लगे, इसी के ऊपर जाने लगे, ऐसा एंगल। तो जब ऐसा सिनारियो होगा बेटा, जब ऐसा सिनारियो होगा कि जिसपे लाइट ठीक इसी के ऊपर जाने लगे, जैसे रे ऑफ लाइट है, ये ठीक मीडियम के ऊपर जाने लगे, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, 90 डिग्री। डेफिनेशन कोई पूछे, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction become 90 degree, angle of refraction, angle of refraction become 90 degree, become 90 degree when light travel from denser medium, when light travel from denser to rarer medium, when light travel from denser to rarer medium, ठीक है ना, when light travel from denser to rarer medium। बेटा ये तभी होगा जब लाइट डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, यानी ये जो N2 अगर मान रहा हूं इसको N1 मान रहा हूं, तो बेटा ऐसा तभी होगा जब N2 बड़ा हो N1 से, ऐसा तभी होगा जब N2 बड़ा हो N1 से। N2 N क्या है बेटा, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले का ज्यादा हो या जिससे लाइट जा रही हो उसका ज्यादा हो, जिसमें लाइट जा रही है उसका कम हो, ऐसा तभी होगा। तो पहले क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों, यानी लाइट जब बाहर निकलेगी तो उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से कम कम होगा। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल देके आपको पूछता हूं, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, अभी जब 2020 पे आओगे ना, 20, 21, 22 इसके बहुत क्वेश्चन है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग। सब तक आ रहा है समझ में ना। ये तभी होगा बेटा, क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाए। लाइट अगर डेंसर से रेयरर में नहीं जाएगी तो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाएगी उसी समय क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट बनेगा। समझ में आ रहा है। डन। ठीक है बच्चों, ये वाला डायग्राम। अच्छा तो सुनो, मैं एक बात क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, ठीक है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। बेटा मैं कहता हूं क्रिटिकल एंगल है, एंगल आईसी है 50 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे लाइट गिरी है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, ठीक है। तो सार्थक बताओ, लाइट बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कार्तिक बताओ, लाइट बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बाहर निकलेगी का मतलब समझ रहे हो ना, दूसरे मीडियम में पहुंचेगी कि नहीं? बाउंस बैक हो जाएगी। क्यों बाउंस बैक हो जाएगी? हाँ तो अरे आईसी बड़ा है ना, तो आईसी बड़ा है मतलब रे बाहर निकलेगी। अरे यहां देखो, आईसी ये लास्ट वाला एंगल था, उससे कम एंगल रहेगा तब तो बाहर ही निकलेगी। बात को समझो, मैंने तुमसे क्या पूछा था कि आईसी 50 है, आई 30 है, बताओ रे बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी? क्योंकि बेटा आईसी पे जाके तो सीधा होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? अरे कार्तिक तुमको कंफ्यूज हो रहे हो। अगर आई आई 30 है, आईसी 50, इस कॉन्सेप्ट पे, केवल ये कॉन्सेप्ट पे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन है। अभी देखना तुम पीछे, अभी जब पीछे के ईयर में चलेंगे तो इस कॉन्सेप्ट पे केवल बहुत क्वेश्चन है, कि बस जिस बच्चे को पहचानने आता है कि आईसी बड़ा है आई बड़ा है, तो अगर रे बाहर कब निकलेगी, जब आईसी बड़ा हो आई छोटा हो। रे अंदर ही कब रह जाएगी, जब आई जो है आईसी से बड़ा हो या आई आईसी के बराबर हो। अब बच्चों देखो, अगर इस एंगल से ज्यादा एंगल पे मैं लाइट भेजूंगा, इससे कम पे भेजूंगा तो बाहर निकल जाएगी। अगर मैंने इससे ज्यादा पे लाइट भेजा, जैसे मैं इस पे ज्यादा पे लाइट भेजता हूं,
अगर मैंने इससे ज्यादा पे लाइट भेजा तो लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है बच्चों, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है लाइट वापस आ जाती है, दूसरे मीडियम में जाती ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो बच्चों, बहुत क्वेश्चन है बोर्ड में इसके। आईसी से एंगल कम है, रे बाहर निकलेगी, आईसी के बराबर है 90 पे जाएगी, मतलब सरफेस को टच करके। बेटा देखो, आई तो कोई भी एंगल हो सकता है, आईसी फिक्स होता है। आईसी ये वाला एंगल है, लास्ट वाला, ये वाला एंगल मान लो आईसी, क्योंकि इस पे लाइट ऐसे जा रही है, ये वाला आईसी है, आईसी की लाइन है, ये वाली लाइन आईसी की है, ठीक है। तो बेटा देखो, अगर आईसी मान लो 50 है और आई मान लो 30 है, 30 का मतलब अभी जो लाइट गई है वो 30 पे गई है, ये 30 है मान लो, तो बाहर निकलेगी ना। अब अगर मान लो लाइट को भेजता मैं 60 पे, आ जाती है वापस उसी में, इसकी तरफ। अगर आईसी 50 है, मैंने लाइट को भेजा 60 पे, वापस आ जाएगी। तो वापस कब आएगी ये याद रखना, वापस कब नहीं आएगी ये याद रखना, क्योंकि रे डायग्राम बनाने के लिए बोर्ड में आता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम में क्या चेक करना होता है कि आएगी कि नहीं आएगी, तो वही चेक करता है टीचर। ऐसे टकरा के बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो बस चेक करना है आईसी, आईसी चेक कर लिया तो पता चल जाएगा। बोलो डन। बेटा TIR कब, कार्तिक कंफ्यूज तो नहीं रहोगे? अच्छा बस एक याद रख लो, अंदर आने के लिए, रे को वापस अंदर आने के लिए क्या बड़ा होना चाहिए, आई की आईसी? रे को अंदर आने के लिए, कार्तिक बताओ, रे को अंदर आने के लिए क्या बड़ा होना चाहिए, आई की आईसी? आई बड़ा होना चाहिए। और अगर रे को बाहर निकलना है तो क्या बड़ा होना चाहिए, आईसी। हाँ, ये बताया देखो बच्चों, जब एंगल, अब देखो TIR क्या है, TIR होने के लिए दो कंडीशन। पहला, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, बेटा डेंसर से रेयरर में लाइट जानी चाहिए, जो कि यहां जा रही है। दूसरा कंडीशन, एंगल आई जो है एंगल आईसी से बड़ा होना चाहिए, एंगल आई एंगल आईसी से बड़ा होना चाहिए, तभी तो रे वापस आएगी। और जो रे वापस आती है, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं बेटा TIR। और ये बहुत आश्चर्यजनक घटना है, जैसे देखो पानी से हवा में लाइट जा रही है लेकिन वापस ही पानी में आ जा रही है, बाहर निकल ही नहीं रही है। समझ रहे हो ना, पानी से हवा में जा रही है, वापस पानी में आ जा रही है, इसी को हम TIR कहते हैं। इक्वल पे 90 पे चली जाएगी, उसी के सरफेस पे चली जाएगी, तो वो TIR नहीं होगा। बेटा इसका, इसके नाम में क्या है देखो, इसके नाम में क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, आई बराबर आर। तो बेटा देखो यहाँ आई बराबर आर होगा, समझ रहे हो ना। वो रिफ्लेक्स TIR नहीं होगा वो। अगर अगर पूछ रहे हो सीधा 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 बात सुनो, वो TIR नहीं माना, TIR उसके बाद माना जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बाद माना जाएगा TIR, क्रिटिकल एंगल पर नहीं माना जाएगा TIR, उसके बाद। मतलब क्रिटिकल एंगल अगर 50 डिग्री है तो 50.1 डिग्री पे भी TIR मान लिया जाएगा। 50 पे तो बस उसी पे जा रही है, वापस नहीं आ रही है ना, वापस आने को TIR कहते हैं। बच्चों इसका एप्लीकेशन कहाँ का होता है, बहुत शॉर्ट में बताएंगे, जल्दी समझ लीजिए। पहला इसका एप्लीकेशन होता है बच्चों मिराज में। मिराज मतलब पानी दिखता है दूर लेकिन पानी होता नहीं है। रोड पे कार चलाओ तो आपको दूर पानी दिखाई पड़ता है समर के टाइम में, रोड पे पानी दिखाई पड़ता है लेकिन पानी होता नहीं है, ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है ना। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, जिसको नहीं पता है लिख लेगा, सार्थक लिख लेना तुम। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। बेटा देखो, अगर हीरा है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है। तो हीरे को इस तरह से काटा जाता है कि हीरे में एक बार लाइट जाए तो कई बार TIR होके बाहर निकले। कैसे TIR होगा, देखो यहां से लाइट एंट्री की तो यहां से बाहर निकलने वाली होगी, तो ये डेंसर से रेयरर में जा रही है ना, तो इसका एंगल ऐसा काटते हैं हम इसको कि इसका एंगल आईसी से बड़ा हो, तो ये वापस बाहर ना निकल के वापस उसी में आ जाता है, हीरे में। फिर यहां भी हीरा से बाहर निकलना चाहती है लेकिन इसका एंगल आईसी से बड़ा, तो ये वापस हीरे में आ जाती है। तो कई बार ऐसे घूमने के बाद वो बाहर में आती है।
तो इसीलिए हीरा आपको चमकता हुआ दिखता है। हीरा चमकता हुआ दिखता है TIR के कारण। हीरे की इस तरह से कटिंग की जाती है इसके कारण हीरा चमकता है। समझ में आ रहा है आपको बात बेटा? तीसरी बात देखो, तीसरा जो अभी हम क्वेश्चन पूछा था जिसके कारण हम इधर आए थे, कौन सा? प्रिज्म नहीं, प्रिज्म के कारण हम इधर नहीं आए थे। अभी हम प्रिज्म पहले पार्ट के कारण इधर आए थे। पहला पार्ट क्या बोला था? ऑप्टिकल फाइबर बोला था ना। हाँ, प्रिज्म भी दूसरा पार्ट था उसका। अभी तो पहले पार्ट की वजह से आए हैं इधर। पहले उसको सॉल्व करके तब जाएंगे। अब आगे जितना भी TIR होगा उसमें थियरी नहीं बताएंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। पहली बार जो आएगा उसकी पूरी थियरी बता देंगे, उसके बाद वो आएगा तो अब थियरी नहीं बताएंगे। इसीलिए तुम लोगों को बोलते कोई क्लास मत मिस किया होगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने पूरा लेंस मेकर का थियरी बता दिया था, क्योंकि लेंस मेकर एक बार आ गया था। अब लेंस मेकर, अब दूसरे बार रिफ्रैक्शन वाला आ जाएगा, इसलिए वीडियो देख लेना, कोई वीडियो मत छोड़ना बच्चों। अगर एब्सेंट रह रहे हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी वजह से, ताकि आप लोग को वीडियो मतलब अगर कभी नहीं देख पाओ, बाद में कभी देखने का मन हो तो तुम देख पाओगे क्वेश्चन कैसे, क्योंकि हर समय हो सकता है मैं अवेलेबल न रहूं, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन इसके वजह से ज्यादा आश्वस्त मत हो जाना कि आने की क्या जरूरत है, ये भी मत सोच लेना। जैसे देखो, अच्छा तीसरा, तीसरा इधर ध्यान दो। जैसे मान लो तीसरा बच्चों, एक होता है ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर होता है ना, ऑप्टिक फाइबर। तो बच्चों ये फाइबर केबल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइबर केबल का मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। बच्चों फाइबर केबल में दो सरफेस होता है, एक अंदर, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। बात नहीं बेटा, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है फाइबर केबल के अंदर, एक अंदर और एक बाहर। ये दोनों ट्रांसपेरेंट है, ये दोनों ट्रांसपेरेंट है बेटा। मतलब इसको अगर सामने से देखोगे ना, सामने से देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। कलर चेंज कर लेता हूँ विजिबिलिटी का मैं। देखो बेटा, ये बात नहीं रोशन, सामने से देखो तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है बेटा। देखो ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, और ये भी ट्रांसपेरेंट है, कांच है, प्लास्टिक है, कुछ भी मानो, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट। और ये सॉलिड होंगे, ये खोखले नहीं है, सॉलिड है। और इसमें अलग मटेरियल भरा हुआ है, जो ब्लू वाला मटेरियल है N2, इसमें अलग मटेरियल भरा हुआ है N1। बेटा इस साइड साइड में एक मटेरियल है N1 वाला, और अंदर एक मटेरियल है N2 वाला। ये सॉलिड है। अरे सॉलिड है मतलब समझ रहे हो ना, ये पाइप है बेटा, ट्रांसपेरेंट एक लोहा है, सॉरी कांच है, ऐसा समझो, ठीक है। तो बेटा ये देखो, अब इसमें क्या होता है, N2 की वैल्यू N1 से बड़ी होती है। N2 की वैल्यू क्या होती है? N1 से बड़ी। बच्चों बीच में जो होता है उसे कहते हैं कोर, जो बीच में होता है उसे कहते हैं कोर, जो ऊपर होता है उसे कहते हैं क्लैडिंग। अरे रे डायग्राम बताने के लिए आया यार, इसको देख लो। ऊपर जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्लैडिंग, और बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? कोर। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग से ज्यादा होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों में ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लेकिन कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होता है। अब इसके कारण होगा क्या बेटा? इसके कारण होगा ये कि लाइट एक बार इसके अंदर एंट्री करेगी, जैसे लाइट एंट्री की ऐसे, यहां से कोर में एंट्री कर गई, तो बेटा एंट्री करने के बाद यहां से बाहर निकलना चाहेगी। देख लो एक बार, पहले लिख देख लो, बना लो जल्दी से, फिर बताता हूँ। हाँ नीचे वाला भी क्लैडिंग है, ये चारों तरफ से क्लैडिंग है, इसको फील करो ना बेटा। ये एक एक सिलेंडर है, पूरा सॉलिड सिलेंडर, वो पूरा एक मटेरियल से बना, उसके ऊपर भी एक सिलेंडर है, उसके ऊपर लेयर के जैसे, भाई आप वायर के ऊपर लगा होता है ना एक कवरिंग उसकी प्लास्टिक वाली, वैसे ही समझो। लेकिन ये, हाँ लेकिन ये दोनों ट्रांसपेरेंट है, ये दोनों आर पार देख सकते हो, दोनों से, दोनों को आर पार देख सकते हो, समझ में आ रहा ना? तो देखो इधर ध्यान से, इधर इधर बच्चों इधर, ए कार्तिक गधा कहीं का। तो लाइट जब यहां से यहां टकराई तो बेटा इससे बाहर जा सकती है ना, जा सकती है, लेकिन यहाँ पे एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। तो देखो लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, और जानबूझ के हम ऐसा दोनों का वैल्यू चूज करते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बने, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है बेटा, तो ऐसे जाता है। तो यहाँ सिग्नल किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है? लाइट के फॉर्म में। इसका यूज कहाँ होता है? इसका डायग्राम बनाने को बोला था, इसका यूज कहाँ होता है? ऑप्टिक फाइबर केबल में। इसका यूज कहाँ होता है? ऑप्टिक फाइबर केबल या इंटरनेट केबल्स में यूज होता है। इंटरनेट केबल्स में जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं वो फाइबर ही है, ठीक है।
इंटरनेट केबल्स में। ए अगर नहीं आया ना, देखो ये लास्ट बार है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, अभी आखिरी बार है, इसके बाद मुलाकात नहीं होगा इनसे, पेपर में मिलेगी फिर ये, इसीलिए उसको, हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देख लो इसको। ए ध्यान से देख लो, पहचान लो सब कुछ। अभी मैं मिटाने के बाद पूछूंगा तुम्हें नहीं आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा तो वेरी गुड, नहीं आएगा तो फिर वेरी बैड। हो गया डन बच्चों, डन ना बच्चों। क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला भी होता है, वो मैं बताना यहाँ पे भूल गया, तो उसको भी लिख लो। कुछ नहीं, एक होता है बच्चों स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आप लोगों को पता है, स्नेल्स लॉ। बच्चों एक होता है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ सबको पता है। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई क्या है बच्चा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये किसके इक्वल होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो जैसे यहां रे किस में जा रही है, किस में जा रही है, 2 से 1, तो 2 से जब 1 जाए तो जिसमें जाती है उसको पहले लिखते हैं, जिससे जाती है उसको बाद में लिखते हैं। तो किस में जा रही है, 1 में। अरे जाना चाह रही है किसमें, 1 में जाना चाह रही है ना, और किससे जाना चाह रही है, 2 से, तो बेटा यहां लिखा जाएगा n1, ये n12 लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ साइन हो, यहाँ देखो साइन आई अपॉन, बेटा अब मुझे ये पहले बताओ, ये इस सिचुएशन में क्लियर है ना पहले। तो देखो फॉर क्रिटिकल एंगल, फॉर क्रिटिकल एंगल, फॉर क्रिटिकल, ये तो स्नेल्स लॉ बताया, अरे स्नेल्स लॉ बताया ये तो क्रिटिकल एंगल के लिए बेटा, साइन आई की जगह साइन आईसी हो जाएगा, साइन आई की जगह साइन आईसी हो जाएगा। और बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बेटा देखो लो, ये एंगल 90 बनता है ना, नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है 90, ये किसके इक्वल होगा बेटा, n12, n12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n1 अपॉन n2। तो यहां से साइन आईसी का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन आईसी का फॉर्मूला बन गया बेटा, साइन 91 होता है, इसका फॉर्मूला बन गया n1 अपॉन n2, या इसी को आप कह सकते हो n12, या इसी को आप कह सकते हो 1 अपॉन n21। तो बेटा n21 क्या होता है, n2 बाई n1, ये सब कुछ कह सकते हो इसको, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, पहला ही याद रख लेना, n1 अपॉन n2 काम हो जाएगा, n12 या n1 अपॉन n2 कुछ भी होता है, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये आपको निकालने आना चाहिए, साइन आई सी इज टू n1 अपॉन n2। डन, टी आई आर डन, ठीक है, टी आई आर सारा चीज बता दिया, टी आई आर, ठीक है ना। अब वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, कहाँ गया अपना क्वेश्चन जिसके कारण आए थे बच्चों। 65 का फर्स्ट देख लो, अब देख लो किसको किसको आया, किसको किसको नहीं आया। 65 का फर्स्ट, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। डायग्राम बना लोगे, अभी जो बनाया। मेंशन वन यूज ऑफ लाइट पाइप, इसका क्या यूज होता है, इंटरनेट केबल्स में बोल देना, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए बोल देना, इनमें इनका इस्तेमाल होता है, इंटरनेट केबल्स में, कम्युनिकेशन में इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। बेटा अब हमारे पास एक और टॉपिक आ गया जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रिज्म, और प्रिज्म का प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रिज्म आ गया हमारे पास, अब प्रिज्म का एक और डेरिवेशन, अब मैं चलता हूं प्रिज्म बताऊंगा और प्रिज्म भी खत्म करूंगा, प्रिज्म प्रिज्म खत्म, ठीक है, प्रिज्म और प्रिज्म खत्म बच्चों। चलो इसका डेरिवेशन मैक्सिमम टाइम आया है, देखो लास्ट 3 साल से इसका डेरिवेशन नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, हालांकि डेरिवेशन है क्या इसमें, देख लेना वैसे, मेरे हिसाब से डेरिवेशन नहीं आया लास्ट 3 साल से इसका, नहीं आया ना, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं अगर आया भी होगा, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं 2 साल से तो नहीं आया कंफर्म, मेरे को याद है, हाँ क्वेश्चन आए हैं लेकिन डेरिवेशन नहीं आया। अब की बार काफी ज्यादा चांस है कि इसके डेरिवेशन है, ये मैं बोल रहा हूँ,
पेपर, एक बार बता रहा हूँ, पेपर में अब की बार प्रिज्म के डिराइवेशन आने के काफी ज्यादा चांस है, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, तो कई सालों से नहीं आया है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, पूरा मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि इसके क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, ये तो 100% गारंटी है, लेकिन इसके डिराइवेशन बहुत समय से नहीं आया है। तो बच्चे देखो, मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में डिराइवेशन बताऊंगा, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। आइए, बाकी डिराइवेशन आपको आता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेरा मेथड देख लीजिएगा, ये मैं ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में डिराइव कराऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले हेडिंग होगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये टॉपिक जो आएगा वो कहते हैं हम उसको रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। बेटा प्रिज्म से एक और घटना होती है, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब 7 रंगों में टूट जाना, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो बेटा डिस्पर्जन तब होता है जब 7 रंग हो, मतलब व्हाइट लाइट हो। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, देखो मैं डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम को मतलब जो प्रिज्म का ट्रायंगल बनाना थोड़ा बड़ा बनाना जानबूझ के, तो बेटा इसमें बहुत छोटे छोटे एंगल हमें देखने हैं। वैसे मेरे पास डिजिटल स्क्रीन है, मैं बड़ा भी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बड़ा ही बनाइएगा। ये प्रिज्म का साइड व्यू है, प्रिज्म आपको साइड व्यू दिख रहा है प्रिज्म का, ठीक है बेटा। देखो शुरू से, देखो शुरू से पहला ही स्टेप सबसे डिफिकल्ट होता है, रे डायग्राम बनाना, बाकी तो बन जाएगा, वो प्रूफ करेंगे वो करेंगे। पहला स्टेप देखो, ए रुक जाओ देख लो, पहला स्टेप सबसे डिफिकल्ट होता है। बच्चे बोलते हैं रे डायग्राम कैसे बनाते, देखो बच्चों, रे डायग्राम बनाने के आप इंसिडेंट रे ले लो, इंसिडेंट रे आप ले लो। तो मैंने एक इंसिडेंट रे लिया जो इस तरीके से इसके ऊपर गिर रही है, इंसिडेंट रे बेटा ऐसे गिर रही है इसके ऊपर, देख लो पहला, फिर इसको कंप्लीट करूंगा, लेकिन यहां देखो ये ठीक है, पहला गिर रहा है। हाँ इधर ए छोटे शुरू का पॉइंट मिस मत करो, इधर रुक जाओ देख लो, मैं ड्राइंग बनाने का मौका दूंगा, रुक जाओ, मैं डिराइवेशन करने से पहले ड्राइंग बनाने का मौका दूंगा, ठीक है, उसके बाद डिराइवेशन करूंगा। ए इधर ध्यान दो सब लोग, अभी देखो प्रिज्म ऐसे बनाना पहले, फिर पहला रे ऐसे लेना, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करना किसी डिराइवेशन को सबसे डिफिकल्ट होता है, तो स्टार्ट देखो बेटा, ये जो पॉइंट जहां पे रे गिरा है, यहीं पे हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। क्यों नॉर्मल नहीं बनेगा तो एंगल आई नहीं बन पाएगा, एंगल आर नहीं बन पाएगा, तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल क्या होता है बेटा, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो नॉर्मल होगा। कहां से ड्रॉ करना है, यहां से ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल बेटा ऐसे ड्रॉ होगा, देखो ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। कहां से ड्रॉ करना है, जहां पे ये रे गिरी है वहां से ड्रॉ करना है, आगे पीछे से नहीं ड्रॉ करना है। अब देखो बेटा, नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना, वो एंगल क्या होता है बताओ, आई, आई बन गया। तो देखो बेटा, ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। सब फिजिक्स लग रहा है बेटा, आपने पढ़ा कि रेयरर से डेंसर जाने में लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, तो बेटा लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, तो बेंड करेगा तो ऐसे चला जाएगा। बेटा बेंड किया है या नहीं, तो लाइट ऐसे जाती ना, बेंड किया तो नीचे आ गया, तो ऐसे गया, अच्छा ऐसे गया। तो बेटा ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको मैं R1 कह रहा हूं। यहां तक बोलो डन है। तो बेटा ये लाइट जब उधर गई तो दूसरे फेस पे भी टकराएगी, टकराएगी, तो यहां पे टकराएगी बेटा, तो अब यहां पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल आई डिसाइड करना पड़ेगा, एंगल आर डिसाइड करना पड़ेगा, तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा। बिना नॉर्मल के एंगल आई एंगल आर डिसाइड नहीं हो सकता। तो बेटा यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने यहाँ भी ऐसे नॉर्मल खींच लिया, ये ऐसे नॉर्मल। तो बेटा ये जो एंगल था इसको जानबूझ के R2 कहा, लेकिन ये अगले वाले का आई था, लेकिन R1 R2 अंदर वाले एंगल को कहा, लेकिन ये अगले वाले का क्या था, ये आई था। बेटा इंसिडेंट एंगल था ना ये। और फिर इसके बाद ये लाइट देखो, डेंसर से रेयरर में जा रही, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो नॉर्मल इधर है तो उससे दूर भागेगी, दूर भागेगी बेटा, तो ये ऐसे जाएगी। समझ के डायग्राम, ठीक है। तो बेटा ये जो एंगल है, क्योंकि ये रे इमर्ज कर रही, इमर्ज करने का मतलब होता है बाहर आना, तो इसीलिए इस इमरजेंट रे है, इसीलिए इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ इमरजेंस। बस अभी रे डायग्राम पूरा नहीं हुआ, रुक जाओ। अब देखो बेटा, एक एंगल इसमें होता है ऊपर, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ऊपर जो ए होता है मैं लिख दूंगा, उस एंगल को क्या कहते हैं, सब लिख दूंगा कौन क्या है, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है।
अब देखो बेटा एक और एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। तो पूरे फिजिक्स में मतलब समझ लो, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां हमने नहीं पढ़ा है वो आ गया और तुमसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछा तो उसका मतलब समझ लो। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है? अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता तो ये रे कैसे जाती? ये रे ऐसे जाती, ऐसे जाती, यानी इसको मैं डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करूं तो ये रे ऐसे जाती, जाती बेटा। अब ये इंस्ट्रूमेंट है तो ये रे कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ गया? तो बेटा इतना मुड़ गया कि जो रे को ऐसे जाना चाहिए था वो घूम के ऐसे जाने लगी। तो अपने ओरिजिनल पाथ से इतना मुड़ गई ना, तो बेटा इसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। अब जाके इमेज कंप्लीट हुआ। अब बना लीजिए, लेकिन खुद बना, बिना बोर्ड को देखे बनाओ, बिना बोर्ड के देखे बनाओ। चलो मैं स्लाइड बंद कर दे रहा हूं, बिना बोर्ड को देखे बनाओ। चलो चेक करता हूं कौन कौन सही बनाता है। तुम भी बनाओ रोशन, डायग्राम बनाओ बिना बोर्ड को देखे। जो, हाँ बोर्ड में तो है नहीं, अब जो समझाया उसके हिसाब से, जो समझाया बेटा उसके हिसाब से हर एक स्टेप को आपको समझाया है कि क्यों क्या कैसे, उसको सोचो। बनाओ 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 बिना कुछ देखिए, बनाओ डायग्राम। ठीक है, ठीक। तुम नॉर्मल को ना थोड़ा सा और तिरछा कर दो, ये मिलनी चाहिए क्योंकि आगे जाके ट्रायंगल बनाएंगे। बच्चों लास्ट में दोनों नॉर्मल मिलने चाहिए, ऐसा बनाना कि दोनों नॉर्मल मिले। बेटा दोनों नॉर्मल ये मिले, ऐसा ट्राई करो ना कि दोनों नॉर्मल आगे जाके मिले कहीं बेटा। तो थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दो या तो फिर से बना लो। दोनों नॉर्मल मिले बेटा, ऐसा ट्राई करो कि दोनों, या तो एडजस्ट कर लो जैसे एडजस्ट किया है। हाँ ठीक है, बाहर भी मिले कोई बात नहीं, बाहर भी मिले कोई बात नहीं, बाहर मिल रहा है बढ़ा लो इसको, इसको बढ़ा लो, ये बाहर मिल रहा है ना, कोई बात नहीं। पीछे बढ़ाओ बेटा, दोनों को पीछे बढ़ाओ। हाँ डेविएशन क्या है बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन बनाओ। हाँ दिखा बेटा, ये एंगल R1 था, ये एंगल R2 था, ये एंगल ऑफ डेविएशन था। ये R1 था ना, ये हाँ R1 था। और ये, अरे नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है, तो तुम्हारा नॉर्मल ये है, रिफ्रैक्टेड ये है, तो ये एंगल क्या होगा? R1, और ये R2, इसी के सामने R2 हो गया। बेटा नॉर्मल को पीछे करके मिला दो, तुम भी रोशन पीछे करके। तो कोई बात नहीं, बाहर ही मिला दो, कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? बाहर बाहर मिल जाए कोई बात नहीं, बाहर मिल जाए कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, आई ई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, बाहर मिल जाए कोई बात नहीं, ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छा। ये बता रहा हूँ ना, याद हो जाएगा एक बार। बच्चों सबने बनाया, बाहर मिल जाए कोई बात नहीं, बाहर मिलने दो, घबराओ मत। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बाहर मिला, वो रे है ही नहीं, वो तो नॉर्मल है ना बेटा, रे थोड़ी है वो। रे होता तो बाहर मिलता तो वो तो नॉर्मल, वो तो लाइन है। नॉर्मल तो इमेजिनरी लाइन है, नॉर्मल तो होता भी नहीं है, वो तो हमने इमेजिनरी लाइन बनाई होती है अपने लिए। नॉर्मल तो होता नहीं, अगर वो पीछे मिल रहा है कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, कॉन्फिडेंट एकदम रहो, चीजें सही होगी। बच्चों डन, आ जाओ पीछे बैक। देखो बच्चों अब इधर ध्यान दो, अब कुछ ना पॉइंट्स ऐसे डाल दो, देखो कुछ नाम दे देते हैं ताकि हमें एग्जाम में लिखने में आसानी। तो कुछ नाम देता हूं, जैसे ये ए है तो इसको नाम ए ही दे देता हूं। ठीक है बच्चों, ये बी है, इसको सी कह ले रहा हूं, इसको डी कह ले रहा हूं, बाकी कुछ भी कह सकते हो, इसको ई कह ले रहा हूं। देख लो बच्चों, नाम दे दिया ए बी सी डी ई। अभी मेरे हिसाब से कर लो क्योंकि अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं, बाकी तुम एग्जाम में जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम एंगल ध्यान रखना जो जो मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी एग्जाम में तुम कर लेना, बस अभी मेरे हिसाब से कर लो क्योंकि सबका सेम रहे इस वजह से।
ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। फॉर्मूला होता है एक प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं इसको, प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है बेटा n21। n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? इसका। बेटा n1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? बाहर वाला। तो n21 इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल अपॉन टू, डेल मतलब एंगल ऑफ डेविएशन बेटा, डिवाइडेड बाई साइन a बाई टू। ये फॉर्मूला हम लोग को प्रूफ करना है। लास्ट हमारा एम ये है बेटा, ये हम लोग का एम है। इसको हम कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। a प्लस डी बोलो, कई जगह डी लिखा है, बात एक ही है। हाँ, डी है डेविएशन एंगल। अगर a प्लस डी भी कहीं लिखा है तो बात एक ही है। डी लिखो चाहे डेल लिखो, बात एक ही है बेटा। आगे बताएंगे, उसी में फॉर्मूला आगे बताएंगे, वो बताते हैं। पहले ये डिराइव कर लो। होता है। उसका फॉर्मूला होता है डेल इक्वल टू ए इंटू n21 माइनस वन। फॉर्मूला भी होता है उसका। बताएंगे वो मैं बताता हूँ। मैंने जब पीछे ही पढ़ा है तो मैंने उसको बताया है। मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं बताऊंगा। बताऊंगा सब चीज बताऊंगा। बच्चों ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना? तो मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि मैं स्पेस में कुछ अपने मतलब की चीजें लिख सकूं। तो बच्चों देखो, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ चीजें हमें प्रूफ करनी पड़ेगी, कुछ पड़ाव है इस डेरिवेशन को करने के लिए। पहला पड़ाव देखो ये है, मतलब आपको कुछ लैंडमार्क नहीं होता, कहीं जाना होता तो आपको बताया था कि यहाँ से दाएं घूमना है, यहाँ से बाएं घूमना है। तो कुछ पड़ाव मैं बता रहा हूँ। पहला ये बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू होता है आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ये हमें प्रूफ करना है कि पहले हम यहां पहुंचेंगे, फिर हम प्रूफ करेंगे दूसरे पड़ाव में कि R1 प्लस R2 जो होता है वो A के इक्वल होता है। ये फर्स्ट हमारा प्रयास होगा। दूसरा, तीसरा बेटा हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, हमारा डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। तीन पार्ट में डेरिवेशन है। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। ये तीन चीज हमें निकालना होता है। तो तीन लैंडमार्क याद रखो बेटा, इसको हम न्यूमेरिकल में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये और ये ऐसे देखो। देखो अब चलो प्रूफ करके देखते हैं। अब जुगाड़ लगाएंगे कैसे ये प्रूफ हो। मतलब दोनों बाहर 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 एंगल वालों का सम माइनस दोनों अंदर अंदर एंगल वालों का सम, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक है, देखो बच्चों, अब इधर देख लो, फिर हम लिखेंगे वो अलग बात है। बेटा सबसे पहले मुझे एंगल ऑफ डेविएशन देखना पड़ेगा, यहाँ है। अब इसका रिलेशन कुछ न कुछ करके निकालना पड़ेगा। तो मैंने देखा, अब मैं क्या करूं, यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको किसके साथ रिलेशन निकालूं? तो मैंने देखा बेटा कि ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक प्रॉपर्टी आपने बचपन में पढ़ी होगी कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो बेटा वो ये हमने देखा कि ये तो एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने देखा अच्छा, तो ये दोनों जो इंटीरियर एंगल है ये उनके सम के बराबर होगा। जो बेटा ये इंटीरियर एंगल है, ये वाले पूरा नहीं, ये वाले इंटीरियर एंगल इनके सम के बराबर होगा। तो मैंने देखा अच्छा, मैं निकाल सकता हूं क्या इनको? तो देखो बेटा, अगर ध्यान से देखो, अगर ये आई है, ये आई है, ध्यान से देखना, ये आई है तो ये पूरा आई होगा, ये पूरा आई होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा अगर ये आई है तो ये पूरा का पूरा आई होगा, ये पूरा आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो बेटा देखो, ये अगर पूरा आई है उसमें से इतना R1 है तो ये कितना होगा? फिर से देख लो बेटा, ये अगर आई है, ये डायग्राम ऐसे बना है ना, ये नॉर्मल है, ये रे ऐसे गई है, ये एंगल आई है, तो बेटा सामने वाला एंगल भी तो आई ही होगा। उसमें से रे ऐसे निकला है, ये वाला एंगल R1 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा बच्चों? आई माइनस R1। तो बस, तो देखो ये वाला एंगल बचेगा आई माइनस R1। ठीक है, उसी तरह से यहां देखो, उसी तरह से यहां देखो, ये E है बेटा, ये E है, तो ये टोटल कितना होगा E, और ये कितना है R2, तो ये कितना बचेगा E माइनस R2। तो बस हो गया पहला वाला तो काम। तो मैं अब लिखने के लिए लिख रहा हूं, फ्रॉम ट्रायंगल बीईडी, फ्रॉम ट्रायंगल बीईडी,
डेल इज इक्वल्स टू आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। समझ में आ रहा है नहीं? दोनों सामने सामने वाले एंगल का सम। तो बेटा पहला वाला आ गया, I प्लस ई एक साथ कर लो, R1 R2 दोनों माइनस में है, एक साथ करके कॉमन कर लो, माइनस R1 प्लस R2। ये पहला आ गया। फर्स्ट इसको नंबर 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब देखो बेटा मुझे जुगाड़ भिड़ाना है। अब R1 प्लस R2 को A के इक्वल करना है, मतलब दोनों में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। अब जुगाड़ बनाएंगे हम। देखो बेटा ये एंगल R1 और R2 में और A में रिले, अब दूसरे वाले पे आ जाओ। पहला टर्न हो गया, दूसरे पे R1 प्लस R2 इक्वल टू A। अब इधर ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान ध्यान बेटा। आप क्वाड्रिलेटरल देखो, ABCDA। हाँ क्वाड्रिलेटरल देखो, ABCDA दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल चार भुजा वाला। तो बेटा देखो एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल डी भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों, समझ में आ रहा है आपको? बेटा समझ रहे हो ना? एंगल भी, क्योंकि बेटा ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है ना दोनों, तो ये एंगल तो 90 ही होगा। 90 होगा। अगर ये 90 होगा यानी एंगल बी और डी दोनों क्या होंगे, 90। तो बेटा मैं लिख रहा हूं इन क्वाड्रिलेटरल, इधर ही लिख दे रहा हूं, इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? ABCD। अरे वो तुम्हारे में उल्टा नोटेशन क्या होगा, देख के बोलो। हमारे हिसाब से, अपने हिसाब, यहाँ के हिसाब से बोलो ABCD। तो बेटा ABCD में देखो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है बेटा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C, ये किसके इक्वल आएगा? 360 के, 360 के इक्वल आएगा बेटा। क्वाड्रिलेटरल में चारों कोण एंगल का सम कितना होता है? 360। बी और डी कितना है? 90। तो बेटा एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 180 हो जाएंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 180 डिग्री। ये छोड़ दो। तो बेटा यहां से एंगल देखो, कॉमन एंगल, एंगल ए और एंगल ए की जगह ए लिख सकता हूं। तो बेटा यहां से इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा कौन सा इक्वेशन बनेगा? ये दूसरा, छोड़ दो ऐसे, छोड़ दो ऐसे। ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि एक बार एक क्वाड्रिलेटरल लूंगा तो इसमें सी एंगल आएगा, सी एंगल आएगा, और ये वाला ट्राइंगल लूंगा तो उसमें भी सी एंगल आएगा, तो सी से रिलेशन बन जाएगा। बेटा ये क्वाड्रिलेटरल में सी आया कि नहीं एंगल? ये सी एंगल आया, इस ट्राइंगल में भी सी एंगल आएगा, तो सी से दोनों को रिलेट करूंगा। ये मेरा मतलब फोकस मेरा यही है कि क्वाड्रिलेटरल बना के सी बना लूं, सी का टर्म में कुछ निकाल लूं, ये सी वाला एंगल इसमें भी आएगा तो उसको भी निकाल लूं। तो देखो एक तो ये बन गया। दूसरा बेटा, अब एक ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा पता है ना, कौन सा बताओ? इन ट्रायंगल BCD। बेटा एक ट्रायंगल BCD को लूं तो उसमें क्या लिख सकता हूं? R1 प्लस R2 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन चौथा, तीसरा कह दो। तो बेटा दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का, सॉरी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इधर भी 180, उधर भी 180। तो बेटा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, दूसरे और तीसरे से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल C। एंगल C कट जाएगा, कट जाएगा बेटा। तो यहाँ R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा? R1 प्लस R2 एक इक्वल है। R1 प्लस, कार्तिक ऊपर करो मुंडी, तो अपने नीचे को कर रहा है। R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा? A के। दूसरा हो गया ना ये फोर्थ। यही तो प्रूफ करना था मैटर अपने को। बोले यहां तक हो गया, कोई दिक्कत? देखो ये प्रूफ बड़ा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा ना बुद्धि लगाओगे तो सही हो जाएगा। मानता हूं बड़ा है।
लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समझ लो, बस थोड़ा समझ लो। देखो फ्री के मार्क्स हैं एक तरीके से, डिराइवेशन जितने भी होते हैं ना वो फ्री टाइप के मार्क्स होते हैं, बस समझ लो। मैंने क्या किया वो देख लो। पहले एक डेविएशन को निकाला, R1 R2 इक्वल टू ए प्रूफ करना था, तो एक बार क्वाड्रिलेटरल से ए को फंसाया सी के टर्म में, फिर ट्रायंगल लेके सी को फंसाया R1 R2 के टर्म में। अब वहां से कुछ ना कुछ करके निकाल लिया फिर मैंने। अब कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि सी निकाल के इसमें पुट कर दे, वहां से सी निकाल के यहाँ पुट कर दे, तब भी ठीक है, वो तो मैथ है, अपनी बात है। कोई बच्चा यहाँ से सी निकाल ले 180 माइनस सी यहाँ पुट कर दे, इस वाली जगह पे सी की जगह पुट कर दे 180 माइनस से, तो बेटा 180 180 कट जाएगा, ए इधर आके R1 प्लस R2 इक्वल टू ए हो जाएगा। वो तो अपना जैसे आपको इच्छा वैसे कर लो, कोई दिक्कत। देखो फिजिक्स में फ्रीडम है, तुम बस समझ जाओ एक बात को। यहाँ तक बोलो डन हो गया? तो अब बस फाइनल कुछ स्टेप है, उसको मैं अगले पेज पे लिख ले रहा हूँ। देखो फॉर मिनिमम डेविएशन बच्चों एक कंडीशन बनाएंगे अब यहाँ पे हम लोग, फॉर मिनिमम डेविएशन रे शुड बी, रिफ्रैक्टेड रे शुड बी पैरेलल, ऐसे लिखना होता है बस, रिफ्रैक्टेड रे शुड बी पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, टू द बेस ऑफ प्रिज्म, टू द बेस ऑफ प्रिज्म। अब अगर मान लो सर बोले हम भूल गए, तब कोई बात नहीं, भूल गए तो एक काम लिख, आगे जो लिखोगे वही लिख देना बस, एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता। ये तो मैंने बता दिया, पूरा बता रहा हूँ तो पूरा बता रहा हूँ। बाकी अगर मान लो बोले सर भूल गए तो बस इतना याद रखना कि बेटा ऐसा लिखने के बाद डायरेक्ट एंगल आई जो है एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, और बेटा एंगल R1 जो है एंगल R2 के इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा इक्वेशन, वो आई और ई वाला कौन सा इक्वेशन था, नंबर क्या था इक्वेशन का? हाँ, तो डेल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2i, बेटा डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i माइनस ए। कैसे 2i होगा बेटा, ई भी आई हो गया और ई भी आई हो गया, आई तो पहले से था, तो आई और आई मिलकर कितना हो जाएगा 2i। अच्छा बेटा R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो गया, ए के, तो 2i इक्वल टू ए। तो देखो मुझे क्या चाहिए था आई, क्योंकि मैं स्नेल्स लॉ लगाने वाला था, मुझे तो आई चाहिए था ना, तो यहां से बेटा अगर ए को उधर भेज दो तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस डेल, तो आई बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस डेल बाई, आई आ गया। अब साइन आई बाई साइन आर करूंगा तो देखो साइन आई के तैयार हो गया मैटर 6। बस तुम घबरा मत जाना कि चलते जा रहा है छठा आठवां 10वां 20वां। लेकिन एक बार कर लोगे ना मजा आ जाता है प्रिज्म का फिर सॉल्व करके। अब देखो बेटा दूसरा इक्वेशन क्या कि आपने भी पढ़ा था ना, R1 प्लस R2 किसके इक्वल है ए के, बेटा 2R1 किसके इक्वल होगा ए बाई ए के, तो R1 किसके इक्वल होगा ए बाई 2 के। मैं R1 ही क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि जब आई एंगल था तो उसका रिफ्रैक्टेड एंगल क्या था R1, आई था तो उसका रिफ्रैक्टेड एंगल क्या था R1, तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बाई 2, लगा दो जो लगाना हो। अब बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ लगाओगे तो बेटा साइन ए प्लस डेल बाई टू, साइन आई होता है तो आई की जगह ये हो गया, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू इज इक्वल्स टू n2 1। बेटा n2 1 क्यों लिखा, क्योंकि रे जा रही है 2 में, कहां से जा रही है 1 से, 1 बाहर वाला मीडियम था 2 अंदर वाला मीडियम था। दिमाग में झोल बन गया, ये अच्छा डेरिवेशन, मतलब थोड़ा सोच सोच के करो, फिजिक्स में ना रटो मत, अब रटोगे तो पागल हो जाओगे, प्रिज्म का डेरिवेशन नहीं होगा। अरे सुनो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, इसलिए तुम्हें टाइम लग रहा है। बच्चों आपको लग रहा होगा ये डेरिवेशन जरूरत से ज्यादा खींच रहा है, लेकिन आप जब खुद कभी करोगे ना इसको, अगर इसे खुद आप करना शुरू करो एक बार और आपको आता है तो बेटा ये हार्डली डेरिवेशन 2 मिनट में हो जाता है, 2 से 2.5 मिनट। अरे मुझे एक्सप्लेन भी तो करना है ना भाई कि ये एंगल ऐसा हो रहा है वो एंगल वैसा हो रहा है ऐसा। अब अपने दिमाग में तो डायरेक्ट चलता है कि ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये ऐसे ऐसे कर देना है, R1 प्लस R2 होना तो ये क्वाड्रिलेटरल में हो जाता है।
फिर बाद में लिख देना होता है कि भाई मिनिमम डेविएशन में ये दोनों इक्वल, वो दोनों इक्वल, स्नेल्स लॉ लगाया, आंसर। अब वो तो लेकिन बस रिप्रेजेंटेशन में बिना मतलब का टाइम लगता है, अदरवाइज दिमाग में ज्यादा इसके लिए लोचा नहीं है, अपने को मैटर पूरा शॉर्टेड है। एम पता है अपने को, बस तो कैसे एम तक पहुंचना है वो दिमाग अपने आप सोच लेता है। तुम एम याद रखो अपना, एम बस ये है कि आई प्लस ई माइनस R1/R2 प्रूफ करना है, पहला एम ये है। अब उसके लिए कौन सा ट्रायंगल लगेगा तुम्हारा दिमाग खुद सोच लेगा, अरे डेल वाला लगेगा। फिर उसका दूसरा लगेगा, बोलेगा कि R1+R2 ये प्रूफ करना है, तो दिमाग कहेगा कि अरे वो क्वाड्रेटर ले लो उसमें सी आ जाएगा, तो ट्राइंगल ले लो उससे सी आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करना, R1+R2 आ जाएगा इक्वल टू ए। फिर मिनिमम डेविएशन लिख के R1R2 इक्वल कर देना, आई और ई इक्वल कर देना, जहां आई और ई को इक्वल करके फिर ए निकाल आई निकाल लेना, और R1R2 इक्वल टू आर, खत्म हो जाएगा डेरिवेशन। हो गया डन बच्चों, डन। अब इसी में फॉर थिन प्रिज्म एक वेरिएशन होता है, वो भी मैं बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से। फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, बेटा अगर प्रिज्म थिन होगा मुझे कैसे पता चलेगा सर, पतला थिन अगर प्रिज्म है, तो जैसे देखो ये कहीं वैल्यू लिखा नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि अगर ए की वैल्यू 10 डिग्री से कभी कम दिख जाए, ये समझ लो ना कि ऊपर वाला एंगल है, तो बेटा ऊपर वाला एंगल अगर कम होगा तो प्रिज्म पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा ना। तो अगर मान लो एंगल ए 10 डिग्री से कम हो, तो बेटा जब कम होगा तो डेविएशन भी वो कम प्रोड्यूस करेगा, तो डेल भी छोटा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में बेटा मैंने एक आप लोग को बार बार बताया, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, नियरली इक्वल टू थीटा के, बताया है ना। तो बेटा देखो अब साइन साइन हटा दो, तो साइन साइन हटाओगे तो क्या होगा, ए प्लस डेल बाई टू होगा अपॉन ए बाई टू होगा, बेटा टू से टू कट जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, N2 के, आएगा ना। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, इसको सॉल्व कर दो, ए प्लस डेल अपॉन, ये नहीं करना है, जब डिराइवेशन पूछेगा तब ये नहीं करना है, ये मैं अलग से बता रहा हूं, डिराइवेशन पूछेगा तो यहां तक ओवर है बस, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं। ए प्लस डेल इज इक्वल्स टू N2, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं कभी कभी बोलेगा कि वाई वायलेट कलर विल डेविएट मोर देन द रेड कलर, ये इसमें वो मदद करेगा, देखो कैसे। तो बेटा यहां से देखो, ए को मल्टीप्लाई करोगे तो डेल की वैल्यू निकल के आएगी ए इंटू N2 - 1, ये आएगी, डेल इज इक्वल टू ए इंटू N2 - 1, ये निकल के आएगी बेटा, ए इंटू N2 - 1 निकल के आएगी। अगर डेल की वैल्यू ए इंटू N2 - 1 निकली तो इससे क्या प्रूफ हुआ बेटा, जैसे मैंने आपको एक बात बताया था कि, चलो अगर नहीं पहले लिख लो लिख लो लिख लो आराम से लिख लो, कोई घबरा, ये कैसे हो गया बेटा, देखो अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, साइन हट जाता है, तो यहां भी साइन हट गया, यहां भी साइन हट गया, तो टू यहां भी था, टू यहां भी था, कट जाएगा। अरे यार ऐसे समझो, ये टू नीचे आएगा, ये टू ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, तो ए प्लस डेल बाई ए बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू N2 आएगा, और इस ए को इधर भेजोगे तो माइनस ए आएगा, तो ये सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी, डेल इक्वल टू ए N2 - 1, आ गया ना। बच्चों एक बात और सुनो इसमें, जितने लोग को नहीं पता है, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ज्ञान, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, नहीं पता है याद रखो, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। तो देखो बेटा विवग्योर है, विवग्योर 7 रंग है, तो सातों रंग में किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, रेड का, सातों रंग में किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, रेड का, रेड का ज्यादा होता है ना बेटा। तो अगर रेड का ज्यादा होगा तो रेड कलर के लिए एन क्या होगा, कम होगा, और वायलेट कलर के लिए एन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बट बेटा यानी एनवी इज ग्रेटर देन एनआर, तो एक ही प्रिज्म का अलग अलग रंग के लिए एन अलग अलग होगा, एक ही प्रिज्म का अलग अलग एन के लिए, अलग अलग रंग के लिए एन अलग अलग होगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे बेटा सेम प्रिज्म है, उसका वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वायलेट के लिए ज्यादा होगा और रेड के लिए कम होगा, ठीक है रिटर्न। तो बेटा यहां इस इक्वेशन से मुझे बताओ कौन सा रंग ज्यादा मुड़ेगा, जिसके लिए एन ज्यादा होगा, बेटा कौन सा रंग ज्यादा मुड़ेगा जिसके लिए एन ज्यादा होगा, एन किसके लिए ज्यादा होता है, वायलेट के लिए, तो इसका मतलब बेटा ये भी तो हुआ डेल वी इज ग्रेटर देन डेल आर, मतलब वायलेट कलर ज्यादा डेविएट करता है रेड कलर से,
इसीलिए बेटा जब ऐसे लाइट सफेद रंग की जाती है, जैसे अभी सवाल आएगा कि अभी जो लाइट भेजा तो 7 रंग में क्यों नहीं टूटी, तो हमने एक ही रंग की लाइट भेजी थी, हमने एक रंग की लाइट भेजी थी तो 7 रंग में टूट ही नहीं सकती। अगर मैंने सफेद रंग की लाइट भेजी जिसके अंदर सातों रंग है, तो बेटा ये तुरंत सातों रंग में टूटेगी, तुरंत सातों रंग में टूटेगी। और सबसे नीचे जो रंग होगा बेटा वो वायलेट होगा, और सबसे ऊपर जो होगा वो वायलेट ज्यादा मुड़ेगी, ज्यादा मुड़ेगी तो नीचे आएगी। ये क्वेश्चन भी आता है कि नीचे कौन होगा ऊपर कौन होगा, तो नीचे वी होगा ऊपर आर होगा, क्योंकि वायलेट ज्यादा मुड़ती है। ये रीजन पूछा सकता है, 10th में तो ये पूछा था कि कौन नीचे ऊपर आएगा, आपसे रीजन पूछा जा सकता है। तो आप बताना कि वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला लिख देना जब रीजन पूछे तो। वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो वायलेट कलर ज्यादा डेविएट करेगा रेड कलर से, इसीलिए वायलेट नीचे आएगा। समझ में आ रहा ना ये प्रिज्म का बात। तो चलिए प्रिज्म भी खत्म किया मैंने, अब आते देखते इसके ऊपर क्या सीन चल रहा है। बच्चों डन। देखो प्रिज्म और टीआईआर मिला के बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाता है, लेकिन हम लोग पहले अभी जहां पे हैं वहां पे रहेंगे। कहां पे थे हम लोग? जो देखो नोट्स अच्छे से रखना बच्चों, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरा चेक करो बच्चों, निकालो तो जरा। सॉल्व करो सॉल्व करो। 69। आगे बच्चों तुम लोग फंस गए होगे ना इसमें। A ray of light is incident at an angle of 60 degree one of a face of prism with the prism angle 60. A ray passes symmetrically through the prism and find the angle of minimum deviation. देखो तो ये क्या बोल रहा है, एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों 60।
सुनो ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है। तो बेटा अभी वो फॉर्मूले से सोचो, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दे रखा है, आई किसके इक्वल होगा, अब हमें आर चाहिए ना बेटा। एंगल क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, क्या पूछा है, द रे passes symmetrically through the prism, then find the angle of minimum deviation। अगर सिमेट्रिकली बोल रहे हैं ना बच्चों, तो अगर एंगल आई 60 है, एंगल ई भी कितना होगा 60, एंगल ई भी कितना होगा 60। अगर एंगल ई 60 होगा तो क्यों, सीधे तो बेटा लास्ट में जाने के बाद ऊपर तो आ सकती है ना, ये नहीं। अच्छा बताओ एक बात, एक बार सिमेट्रिकल का मतलब समझ में आया बेटा, एंगल आई दो होगा कितना होगा 60, हाँ चलो कोई बात नहीं, एंगल आई होगा 60, बेटा सिमेट्रिकल बोल रहा है तो एंगल ई भी कितना होगा 60, एंगल ई भी कितना होगा 60। अच्छा, तो R1 प्लस क्या पूछा, डेल पूछा है ना, तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा, ए के, तो वो भी कितना होगा 60, और R1 और R2 दोनों क्या होगा इक्वल, कैसे पता, सिमेट्रिकल जा रहा है, तो R1 कितना हो जाएगा 30। अरे देख लो बैठे मुंह जबानी सॉल्व कर रहा हूं, एंगल आई होगा 60, एंगल ई होगा 60, कैसे पता, सिमेट्रिकल बोला है। दूसरा बेटा R1 और R2 इक्वल होंगे, तो R1 प्लस R2 ए के इक्वल होते हैं ना, तो बेटा यानी 2R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो R1 कितना हो जाएगा 30, तो एंगल आई है 60, एंगल आर है 30, और अब क्या बोला है निकालने को, क्या बोला है निकाल, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कितना होता है, तो पहला वाला याद रखो, आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 होता है ना, तो बेटा आई भी 60, ई भी 60, और R1 प्लस R2 ए के इक्वल होता है, ए भी 60, तो 60 प्लस 60 माइनस 60, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा 60। समझे, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा 60, बुद्धि उड़ गई। एंगल आई इक्वल टू एंगल ई है, कर लो वो दो इक्वेशन जो मैंने शुरू में बताई थे ना, उन्हीं से होगा बेटा। आई प्लस ई दोनों से क्या है 120 हो जाएगा, और R1 प्लस R2 ए के इक्वल होता है, तो ए 60 प्लस 60 माइनस 60, 60 60 कैंसिल 60। अरे समझ में आया कि नहीं आया मैटर। अब दूसरा देखो, अभी हमें वो भी तो निकालना है, प्रिज्म का निकालना है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेटा देखो ए कितना आ गया 60, आई कितना दिया है 60, क्वेश्चन में दिया है ना 60, आर कितना आ गया, तो R1 इक्वल टू R2 है, और R1 प्लस R2 किसके इक्वल है 60 के, तो बेटा 2R1 किसके इक्वल होगा 60 के, तो R1 कितना हो जाएगा 30 के। फ्लो फ्लो में मत बहो, दिमाग लगा के बहो। R1 कितना हो जाएगा 30, अब लगा बेटा स्नेल्स लॉ, साइन 60 अपॉन साइन 30, आई कितना है 60, साइन 60 अपॉन साइन 30 इक्वल टू N21, या तो बेटा, या तो जो लोग फॉर्मूला लगाना चाहते हैं फॉर्मूला भी लगा लो, साइन ए प्लस डेल बाई 2, हाँ बेटा हाँ, 60 प्लस 60 अपॉन 2 अपॉन साइन 60/2, वही लगा दो, फालतू दिमाग नहीं लगाना है, आ जाएगा आंसर। कर लो सॉल्व, और इस क्वेश्चन के ऊपर लगा देना स्टार, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रिवाइज करके जाना है बच्चों, जितने लगा सको, मतलब अगर कभी लाइट चैप्टर से, जैसे देखो, सुनो सुनो, सब मत लगाओ, सुनो मेरी बात, अरे बुद्धि से काम करो, कुछ क्वेश्चन जैसे अपना डिसीजन ले लो, जो क्वेश्चन मेरे पास जिनको मुझे एकदम अच्छे से लिख के रिवाइज करना है, वो क्वेश्चन मेरा ये है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनमें थोड़ा बहुत तुम फंसे होगे, उन क्वेश्चन को 2 स्टार 1 स्टार में रखो, जिनमें पूरा फंस गए, निकालना पड़ा टीचर को, उसको 4 स्टार 3 स्टार में रखो, ये 4 स्टार 3 स्टार में रखो, इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, मैं खुद बोल रहा हूँ, अच्छा मतलब इसमें देखो क्या किया है, डिराइवेशन जिसको आता होगा वही ये क्वेश्चन करेगा भाई, और डिराइवेशन जिसको समझ के आता होगा, नंबर देख लो तुम्हारे भी होगा 2023, होगा पक्का होगा, सब बुक में है। √3/2 आ रहा है ना, कितना आ रहा है √3 आ रहा है, हाँ तो सही तो है, क्या दिक्कत है,
नहीं ले सकते, केवल √3 ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस में होता है, √3 माइनस कर भाई कर, फाइनल आंसर √3 आएगा बेटा। हाँ नहीं नहीं आ गया बेटा, साइन इसको सॉल्व करना है, डेल 60 हो गया। अब बेटा ये तो पहला आंसर आ गया, देखो एक तो यही निकालना था, एक तो देखो क्वेश्चन में देखो बेटा पहला डेल निकालना था, आ गया। अब दूसरा क्या निकालना बेटा, स्नेल्स लॉ लगा दो, हाँ बस हो गया। अब वो साइन 60 प्लस 60/2 कर लो, हाँ 2 से 2 काट दो बेटा, √3 आ जाएगा। हाँ रुको 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 रुको, 6 नहीं कर सकते बेटा आप, क्योंकि ये आप नहीं लिख सकते, नहीं 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 कर सकते, आप गलत है नहीं। ए तुमने कुछ नहीं किया भाई, क्या कर रहे हो तुम? अरे तो कल ही पूछूंगा मैं, कल नहीं आया तो फिर बगल में रखा है ना, उसको याद कर लेना। अरे बच्चों ठीक है ना, इम्पोर्टेंट, ठीक है बेटा आ जाओ आगे चलते हैं, 2023 खोजो। हाँ 8 बज गया ना, इसके बाद कोई नहीं है क्या, एक बार चेक, 1 मिनट बस चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट में 2023 में क्वेश्चन ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में आया ना, अरे यानी मतलब इंस्ट्रूमेंट ही कराना है मुझे इसके बाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इंस्ट्रूमेंट से, हाँ इंस्ट्रूमेंट में ही क्वेश्चन है। रुको रुको रुको, भागो मत, घबराओ मत बेटा, भाग के कहां तक जाओगे, ये जहां ये आसमां सब उसी का है, गुनाह करके कहां तक भागोगे। अच्छा मतलब इधर नहीं है ना कंफर्म, नहीं है ना, देखो अब हमें नेक्स्ट क्लास में, फिर बता रहा हूं, पहली बार मुझे मेहनत हो रहा है क्योंकि सब टॉपिक फिर से बताना है। अब अगली बार अब डायरेक्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रिज्म वाले में इतना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है ना बच्चों, प्रिज्म में TIR लगा दिया है, प्रिज्म के अंदर TIR लगाया है, मजा ही आ जाएगा। लेकिन इतना सच बता रहा हूं बेटा, हर बार एक ही जैसा क्वेश्चन पूछा है, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है, बस एक बार कर लोगे ना पक्का वो वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा इंस्ट्रूमेंट, मत ही मिस करना, इंस्ट्रूमेंट से पक्का 2 क्वेश्चन आएगा बेटा, 2 क्वेश्चन पक्का आएगा इंस्ट्रूमेंट से। ऑप्टिकल अभी देख लेना तुम नंबर, लेकिन 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, ये याद रखना इंस्ट्रूमेंट से। तो अभी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इंस्ट्रूमेंट, याद रखना, मिस नहीं करना नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बाकी आज का भी मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, अगर किसी को भी कुछ समझना हो तो देख लेगा, ठीक है। ओके बच्चों, टारगेट याद है ना, मकसद याद है ना, मकसद याद है कि नहीं तुम लोग को? मकसद 17 तारीख है, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अगर मकसद तुम लोग भूल गए तो फिर भाई तुम ट्रिप से बाहर हो भाई, तुम ट्रिप से बाहर हो, तुम ट्रिप से बाहर हो।